हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस की सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 69वीं वीडियो है। इससे पहले 68 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोज़ में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको भी हम साथ साथ कवर करते जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द चार्टर टू ट्रेड विद इंडिया गिवन बाय क्वीन एलिजाबेथ। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर दिया था। और इस चार्टर का उद्देश्य क्या था? तो इस चार्टर का उद्देश्य कंपनी को पूर्व के जो देश थे, पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार देना था, और इसमें भारत भी शामिल था। और ये कब दिया गया था? तो 31 दिसंबर 1600 में दिया गया था भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच उपनिषद इज सत्यमेव जयते कलेक्टेड। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो देखिए फ्रेंड्स, सत्यमेव जयते इसका अर्थ क्या होता है? तो सत्यमेव जयते का अर्थ होता है कि सत्य की ही सदा जीत होती है। क्या अर्थ होता है सत्यमेव जयते का? सत्य की ही सदा जीत होती है। और ये जो सत्यमेव जयते है, इसको भारत सरकार के द्वारा अपना राष्ट्रीय आदर्श भी बनाया गया है। आदर्श जो वाक्य है भारत सरकार के द्वारा, ये किसको बनाया गया है? सत्यमेव जयते को बनाया गया है। और ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। देखिए फ्रेंड्स, इन वीडियोस में हम 25 क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। और जब भी आप इन क्वेश्चंस को करते हैं या इन वीडियोस को देखते हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप कॉपी और पेन को लेकर के बैठिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, मेरा आंसर बताने से पहले आप कॉपी में अपना आंसर मार्क कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको पता चल पाएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और आपकी जो तैयारी है, आपकी जो प्रिपरेशन है, आप उसको एक बेहतर ढंग से एनालाइज कर पाएंगे। और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन भी रखा है जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप बिल्ट बाय अकबर। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो देखिए फ्रेंड्स, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम था इबादत खाना। क्या नाम था? इबादत खाना। ये क्या था? ये एक तरह का सभाघर था जिसे 1575 में कब बनवाया गया था? 1575 में बनवाया गया था। और कहाँ पर बनवाया गया था? तो फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा ये इबादत खाना बनवाया गया था। और ये क्या था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो विभिन्न धर्मों के आध्यात्मिक नेता हुआ करते थे उनको एकत्रित करने के लिए जो है ये इबादत खाने का निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पर क्या होता था? तो जो अलग अलग धर्म थे उनकी शिक्षाओं पर चर्चा की जाती थी इन उपासना भवनों में। तो याद रखिएगा, ये किस नाम से बनवाए गए थे? तो ये इनको इबादत खाना के नाम से ये जो उपासना भवन थे या सभाघर थे ये बनवाए गए थे अकबर के द्वारा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग हुज रेन द रिनोन्ड म्यूजिशियंस तानसेन एंड बैजू बावरा बिकेम फेमस। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो देखिए फ्रेंड्स, तानसेन जो है ये मुगल सम्राट अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे। और ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इसके अकबर के नवरत्नों में से एक थे जो तानसेन थे। बैजू बावरा की बात करें तो बैजू बावरा जो है ये ग्वालियर के राजा मानसिंह, किसके? मानसिंह, ग्वालियर के जो राजा थे मानसिंह, उनके दरबार के गायक थे। और ये तानसेन के समकालीन थे। तो इसमें पूछा है
कि किसके शासनकाल में सुविख्यात थे, तो आंसर हो जाएगा अकबर की। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी अकबर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यू कैसल पोर्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल एक्सपोर्टिंग पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यू कैसल पोर्ट जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। किस देश में है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ करेक्ट रिगार्डिंग लॉन्जिट्यूड्स। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, ये हमारी अर्थ है और यहाँ पर जो ये खड़ी लाइनें होती हैं ये क्या होती हैं, इनको कहा जाता है लॉन्जिट्यूड्स। और जो इस तरीके से पड़ी हुई लाइनें होती हैं इनको कहा जाता है लैटिट्यूड्स। तो इसमें पूछा है कि लॉन्जिट्यूड्स के बारे में इनमें से कौन सा सही है। इट इज़ पैरेलल टू द लैटिट्यूड लाइंस। तो लैटिट्यूड लाइंस के पैरेलल तो नहीं होती हैं, क्योंकि लैटिट्यूड्स लाइंस तो ये पड़े वाली लाइन होती हैं और जो खड़ी लाइनें होती हैं उनको कहा जाता है लॉन्जिट्यूड्स। इट्स नंबर इज़ 180, तो ये भी गलत हो जाएगा। लॉन्जिट्यूड लाइन सोज डिस्टेंस, तो ये भी गलत हो जाएगा। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन लॉन्जिट्यूड्स इज़ ऑन द इक्वेटर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, ये है हमारा इक्वेटर। ये बीच में जो लाइन होती है ये इक्वेटर है और जो लॉन्जिट्यूड्स होती हैं उनकी मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पर होती है, तो ये होती है इक्वेटर पे। ये जो हमारा इक्वेटर है तो यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस होती है लॉन्जिट्यूड्स के बीच में। तो ये करेक्ट हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज़ फेमस फॉर चेंजिंग इट्स कोर्स। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। तो देखिए, कोसी नदी जो है ये अपना मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है और ये नदी जो है ये नेपाल में हिमालय के पास से निकलती है और बिहार में जाकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है। ये अपना मार्ग बार बार बदलती रहती है और इसके द्वारा जो है बिहार में बहुत सारे फ्लड्स भी आते हैं। इसी वजह से इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ये जो नदी है ये अपना मार्ग बदलने के लिए फेमस है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वॉज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंस्टीट्यूशन अमंग द प्रीडिसर इंस्टीट्यूशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती यानी कि इससे पहले जो संस्था थी वो सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने से पहले, तो ये थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1876 में। 1876 में इसकी स्थापना की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और ये ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला मान्यता प्राप्त राष्ट्रवादी संगठन था। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सॉइल फॉर्म बिकम्स इनफर्टाइल ड्यू टू द एक्सेस ऑफ आयरन। किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है। तो ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें लोहा जो है ये एक्सेस में पाया जाता है और उसी की वजह से वो क्या हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है। तो ऐसी सॉइल है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल जो है इसमें आयरन और एल्यूमिनियम ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इसमें हाई आयरन ऑक्साइड होता है। इसी की वजह से जो है इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ये मिट्टी कैसी होती है, रेड कलर की होती है। लेटेराइट सॉइल में जो न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम और पोटेशियम, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स होते हैं, इनकी कमी होती है और इसी की वजह से जो है ये कम उपजाऊ होती है यानी कि इनफर्टाइल होती है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लेटेराइट सॉइल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन द बायोगैस प्लांट। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, बायोगैस संयंत्र जो होते हैं उनमें एनाएरोबिक
डाइजेशन होता है। क्या होता है? एनएरोबिक डाइजेशन। एनएरोबिक का मतलब होता है अवायवीय श्वसन, मतलब कि जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी कि एब्सेंस में होता है। इसमें क्या होता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो जैविक कचरा होता है उसको तोड़कर बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। और बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो बायोगैस में मुख्य रूप से होती है मीथेन गैस, याद रखिएगा। तो बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसमें होती है किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन। माइक्रोब्स के द्वारा क्या किया जाता है? फर्मेंटेशन किया जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप द साइज ऑफ द एटम। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में क्या होता है? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रिमेन्स द सेम, या फिर कैन नॉट बी डिटेक्टेड। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ग्रुप होते हैं, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें इस तरीके से ग्रुप्स बने हुए हैं। ये क्या है? ये ग्रुप्स होते हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो कोई भी एलिमेंट हो उसका आकार क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है ऊपर से नीचे आने पर, और जो नए एनर्जी सेल्स हैं वो जुड़ते जाते हैं। इसी वजह से जो एलिमेंट है उसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रीज़न फॉर द डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर इज। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में लाइट की जो स्कैटरिंग होती है उसका मेन रीज़न क्या है? तो उसका मेन रीज़न होता है जो एनवायरनमेंट में मौजूद धूल के कण होते हैं, वाटर वेपर्स होती हैं यानी कि जलवाष्प होता है, और जो अन्य कण होते हैं वही क्या करते हैं? एनवायरनमेंट में लाइट की स्कैटरिंग करते हैं और लाइट को डिफरेंट डायरेक्शंस में बिखेर देते हैं। तो यही क्या होता है? प्रकाश का विसरण होता है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो डस्ट पार्टिकल्स। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, डस्ट पार्टिकल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी कंपाउंड। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? तो किसी भी यौगिक में प्रेजेंट जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं या फिर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर सकते हैं, वही क्या होते हैं? वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। किसको? ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। और ये जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है? -1, -2 या फिर +1। तो ऐसा तो नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर नंबर नहीं होता, सबकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज बायोजेनिक रॉक्स। जैव सेल क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, जैव सेल क्या होते हैं? जैव सेल ऐसे सेल होते हैं जो कि पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनते हैं। यानी कि जो पौधे और जानवरों के अवशेष होते हैं और वो पेड़ों के नीचे या फिर ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, उनके अवशेषों से बनते हैं जैव सेल या फिर बायोजेनिक रॉक्स। तो इनमें से ऑप्शन देख लेते हैं। तो इनमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कोयला जो है ये एक बायोजेनिक रॉक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एहोल इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच रूलर। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो एहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय यानी कि पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है। क्या? एहोल अभिलेख। और ये उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति, किसके द्वारा लिखा गया था? उनके दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, इनके द्वारा लिखा गया था। और ये एहोल अभिलेख कहाँ पर स्थित है? तो ये है कर्नाटका में। कर्नाटका में, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, एहोल अभिलेख संबंधित है पुलकेशिन सेकंड से। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेमोरी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रेन के अलग अलग पार्ट होते हैं, उसमें पूछा है कि मेमोरी जो है वो ब्रेन के किस पार्ट से रिलेटेड है। तो मेमोरी जो है ये संबंधित होती है सेरेब्रम से। सेरेब्रम जो है ये ब्रेन का एक पार्ट है, सेरेब्रम, और मेमोरी जो है ये रिलेटेड होती है सेरेब्रम से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एलिमेंट इज फाउंड इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये शरीर के द्रव्यमान का लगभग 65%
65% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। मानव शरीर का जो 96% भाग होता है वो सिर्फ 4 एलिमेंट से मिलकर के बना होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। तो ये याद रखिएगा, ये 96% भाग जो है ये 4 एलिमेंट्स बनाते हैं किसका, ह्यूमन बॉडी का। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल डिड द इंडिविजुअल सत्याग्रह टेक प्लेस। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, व्यक्तिगत सत्याग्रह ये कब हुआ था, तो ये 1940 से 1941 में हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। और किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया गया था। और ये किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, तो लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में हुआ था जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1936 से 1943 तक जो है इनका कार्यकाल था। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is used to measure the potential difference between any 2 points of a circuit? परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए उपयोग किया जाता है वोल्टमीटर का। वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है जब परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है। एमीटर जो है ये विद्युत धारा को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वोल्टमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ एस्टिमेट्स कमेटी। प्राकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो प्राकलन समिति के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। कितना होता है, 1 वर्ष का कार्यकाल होता है प्राकलन समिति के सदस्यों का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद द अप्रूवल ऑफ होम अमंग द फॉलोइंग मनी इज विदड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत की संसद के अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इक्वेलिटी बिफोर लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन यानी कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है विधि के समक्ष समता भारतीय संविधान में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावस्तु इज द लाइफ स्टोरी ऑफ महात्मा बुद्ध, टू विच ब्रांच डज इट बिलोंग। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। तो देखिए फ्रेंड्स, महावस्तु क्या है, महावस्तु जो है इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है और ये किस शाखा से संबंधित है, तो ये संबंधित है महायान से, महायान शाखा से संबंधित है महावस्तु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये किया गया था 1 जनवरी 1949 में। 1 जनवरी 1949 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 1949 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमानी उत्तम परब इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है। तो देखिए फ्रेंड्स, हिमानी उत्तम परब ये संबंधित है मलखंभ से। किससे, मलखंभ खेल से संबंधित है हिमानी उत्तम परब। ये जो मलखंभ है ये क्या होता है, तो देखिए इसमें एक खंभे या रस्सी पर विभिन्न योगासन और करतब दिखाए जाते हैं मलखंभ खेल में, और इसी से संबंधित है हिमानी उत्तम परब। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, मलखंभ। नेक्स्ट देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है। इन विच उपनिषद इज सत्यमेव जयते कलेक्टेड, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है। ऑप्शंस हैं एवरेयोपनिषद, ईशोपनिषद, कंठोपनिषद या फिर मुंडकोपनिषद। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर सम अप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।